हेलो एवरीवन, वी आर हियर टू स्टडी न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग क्या बोलता है? उसका स्टेटमेंट गोज दिस वे: द रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट बाय बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेस ऑफ टेम्परेचर ऑफ द बॉडी ओवर इट्स सराउंडिंग प्रोवाइडेड द एक्सेस इज स्मॉल। अगर इसको मैं फॉर्मूला के टर्म्स में लिखूं तो मैं क्या लिखूंगा? डी क्यू अपॉन डी टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा माइनस थीटा नॉट। और डी क्यू अपॉन डी टी क्या है? इट इज द रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट। थीटा क्या है? थीटा इज टेम्परेचर ऑफ बॉडी। थीटा नॉट क्या है? थीटा नॉट इज टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग। यस, द रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेस ऑफ टेम्परेचर ऑफ बॉडी। एक्सेस, यस, थीटा माइनस थीटा नॉट, दैट इज उन दोनों का जो डिफरेंस है, दैट विल बी लाइक excess of temperature of the body over its surrounding. Let us learn this. For example, अगर यहाँ पे इक्वेशन को मैं डी क्यू अपॉन डी टी इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल थीटा माइनस थीटा नॉट बोलूंगा, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल उसको निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? कांस्टेंट डालना पड़ेगा। तो आई राइट इट एज डी क्यू अपॉन डी टी इज इक्वल टू के थीटा माइनस थीटा नॉट। अब ये मेरा इक्वेशन 1 बन गया। एक और फॉर्मूला है, अगर आप लोगों ने याद करोगे तो Q इज इक्वल टू एम सी थीटा। Q इज इक्वल टू एम सी थीटा, जहाँ पे Q का मतलब होता है हीट, M का मतलब है मास, C का मतलब स्पेसिफिक हीट, थीटा क्या रहेगा? थीटा विल बी टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। अगर मैं ये इक्वेशन को डिफरेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो मुझे क्या मिलेगा? आई विल गेट डी क्यू अपॉन डी टी इज इक्वल टू एम सी डी थीटा अपॉन डी टी। अब ये इक्वेशन देखो, सेकंड इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन, ये दोनों का जो एलएचएस है वो सेम है, दैट इज डी क्यू अपॉन डी टी। तो मैं इसको इक्वेट कर सकता हूँ। कैसे इक्वेट करूंगा? ये दोनों को एम सी डी थीटा अपॉन डी टी इज के थीटा माइनस थीटा नॉट। आगे गया तो डी थीटा अपॉन डी टी इज के अपॉन एम सी थीटा माइनस थीटा नॉट। व्हाट इज के? कांस्टेंट। व्हाट इज एम? मास, वो भी कांस्टेंट है। सी क्या है? स्पेसिफिक हीट, वो भी कांस्टेंट है। तो मैं क्या कर सकता हूँ? मैं बोल सकता हूँ डी थीटा अपॉन डी टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थीटा माइनस थीटा नॉट। अब यहाँ पे डी थीटा अपॉन डी टी क्या हो जाएगा? इट विल बी रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर। वहां पे रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट था, यहाँ पे रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर। थीटा क्या? सेम, टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। थीटा नॉट क्या रहेगा? टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग। तो अगर मुझे इस टर्म में अगर स्टेटमेंट बोलना है तो मैं क्या बोलूंगा? आई विल से रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर ऑफ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेस ऑफ टेम्परेचर ऑफ द बॉडी ओवर इट्स सराउंडिंग प्रोवाइडेड दैट एक्सेस इज स्मॉल। हम लोग इसको समझते हैं कि एग्जाम्पल से। एक एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने चाय दिख रहा है, हम आप कुछ भी ले सकते हो जिसका एक सर्टन टेम्परेचर हम कंसिडर करते हैं। एक टेम्परेचर ले लिया हम लोग 90 डिग्री सेल्सियस, या जो भी यूनिट्स होगा हम लोग, फॉर एग्जाम्पल हम लोग डिग्री सेल्सियस रखते हैं एग्जाम्पल सिर्फ समझने के लिए, ठीक है। अगर आपके हिसाब से हमारा बेसिक मैक्स क्या बोलता है? ये 90 डिग्री सेल्सियस पे। अब मैं टाइमर स्टार्ट कर रहा हूँ, जैसे जैसे ये टाइम बढ़ेगा, दैट इज 5 सेकेंड्स होगा, ये हो गया 80 पे। तो मेरा कैलकुलेशन बोलता है नेक्स्ट 5 सेकेंड्स में होना चाहिए 70 पे, नेक्स्ट 5 सेकंड्स में होना चाहिए 60 पे, उसके नेक्स्ट 5 सेकंड्स में होना चाहिए 50 पे। इसी तरह जैसे-जैसे उसका टाइम बढ़ेगा ये टेम्परेचर और कम होगा। इसी तरह सर्टेन टाइम के बाद, दैट इज़ फॉर एग्जांपल 35 सेकंड्स के बाद वो आ गया 20 पे, 40 सेकंड्स पे वो हो गया 10 डिग्री, 45 पे 0। अगर ये राइट है, इसका बेसिक मतलब क्या है? एक कोई भी ऑब्जेक्ट है वो 90 डिग्री सेल्सियस पे था, हमने उसको ऐसे ही 45 सेकंड्स के लिए रखा और वो 0 डिग्री सेल्सियस हो गया। ये पॉसिबल है? नहीं, दैट इज दिस इज रॉन्ग। इसलिए मैं कहता हूँ कि जो रेट ऑफ कूलिंग है सिर्फ ऑब्जेक्ट पे डिपेंड नहीं करता, सिर्फ बॉडी के टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता, वो किस पे डिपेंड करता है? सराउंडिंग के टेम्परेचर। यस, रेट ऑफ कूलिंग ऑब्जेक्ट के टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता, बॉडी के टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता, वो सराउंडिंग के टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। अगर हम लोग इसको ग्राफिकली पढ़ना चाहे तो वो, अगर मैंने वाई एक्सिस पे ले लिया डी थीटा अपॉन डी टी, एक्स एक्सिस पे ले लिया थीटा माइनस थीटा नॉट। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इसका मतलब जैसे जैसे डी थीटा अपॉन डी टी बढ़ेगा वैसे वैसे थीटा माइनस थीटा नॉट बढ़ते रहेगा, हेंस दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसके लिए ग्राफ इसका एक स्ट्रेट लाइन आता है। अब देयर आर वेरियस फैक्टर्स जिस पे डिपेंड करता है। अब किस किस पे डिपेंड करता है? पहला फैक्टर लेते हैं कोएफिशिएंट ऑफ एमिशन। कोएफिशिएंट ऑफ एमिशन पे कैसे डिपेंड करता है? अब आप यहाँ पे देख सकते हो, जैसे जैसे कोएफिशिएंट ऑफ एमिशन बढ़ेगा उसका रेट ऑफ कूलिंग भी बढ़ रहा है। मतलब क्या हो रहा है? अगर उसका कोएफिशिएंट ऑफ एमिशन ज़्यादा है तो वो उसका रेट ऑफ कूलिंग ज़्यादा रहेगा। दैट वाज कोएफिशिएंट ऑफ एमिशन। सेकंडली इट डिपेंड्स अपॉन एरिया ऑफ रेडिएटिंग सरफेस। एक बॉडी, उसका जो रेडिएटिंग सरफेस है वो अगर ज़्यादा है, उसका अगर एरिया ज़्यादा रहेगा तो उसका रेट ऑफ कूलिंग भी ज़्यादा रहेगा। जितना ज़्यादा एरिया उतना ज़्यादा उसका रेट ऑफ कूलिंग। ग्रेटर द रेडिएटिंग सरफेस फास्टर विल बी इट्स रेट ऑफ कूलिंग। नेक्स्ट ये डिपेंड करता है मास ऑफ रेडिएटिंग ऑब्जेक्ट।
वो जो बॉडी है, वो बॉडी का जो मास होगा उस पर भी डिपेंड करता है। कैसे डिपेंड करता है? डायरेक्टली, इनवर्सली, लेट अस सी। वो डिपेंड करता है, जैसे उसका मास बढ़ेगा वैसे वैसे उसका रेट ऑफ कूलिंग कम होगा। यस, जैसे उसका मास अगर बढ़ेगा तो रेट ऑफ कूलिंग क्या होता है? उसका स्लो हो जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं उसका स्पेसिफिक हीट पे डिपेंड करता है। स्पेसिफिक हीट पे कैसे डिपेंड करता है? जैसे जैसे उसका स्पेसिफिक हीट बढ़ेगा उसका रेट ऑफ कूलिंग कम हो जाएगा। ग्रेटर द स्पेसिफिक हीट, स्लोअर विल बी द रेट ऑफ कूलिंग। एंड नेक्स्ट इज टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। मैंने कहा टेम्परेचर ऑफ द बॉडी पे कैसे डिपेंड करेगा? जितना ज्यादा उसका टेम्परेचर उतना ज्यादा रेट ऑफ कूलिंग। बट रिपीट कर रहा हूँ, वो सिर्फ टेम्परेचर ऑफ द बॉडी पे डिपेंड करता है क्या? नहीं, वो किस पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर ऑफ बॉडी और टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग के डिफरेंस को, दैट इज वो दोनों का जो एक्सेस ऑफ उसका बॉडी ओवर इट सराउंडिंग पे वो डिपेंड करता है। दैट वाज ऑल अबाउट न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।